हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। और जो एंजाइम्स का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस पास पेपर्स में आ चुके हैं, या ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले टेस्ट के अंदर प्रीडिक्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, दैट इज़ ऑल एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और मैंने आपको लेक्चर के अंदर ये बताया हुआ है। और एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी एमसीक्यूज़ को करने के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर आपने ये जो अगर एंजाइम्स की वीडियोस देखी हैं, जो मैंने लेक्चर दिए हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एमसीक्यूज़ करना आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे नंबर 1 एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है कि ऑल एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। आपके ऑप्शन हैं कि भाई फिब्रस प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, लो वेट प्रोटीन है, या स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। आप इसमें से अगर सुइटेबल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई एंजाइम्स फंक्शनल होते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो क्वाaternary और टर्शरी स्ट्रक्चर से बने हैं, और टर्शरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंजाइम फिब्रस नहीं होंगे, एंजाइम लो वेट प्रोटीन नहीं है, वो उनका वेट हाई होता है, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज़ अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सो एंजाइम हैं तो प्रोटीन, लेकिन दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सो व्हाट शुड बी द आंसर? दैट आंसर शुड बी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। पेप्सिन वर्किंग इन स्टमक कैविटी इज डैश एंजाइम। अभी ये जो सवाल है वो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम जब पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक बताया था एंडो एंजाइम, एक बताया था एक्सो एंजाइम। उस टॉपिक में से ही आपका ये एमसीक्यूज है। जैसे कि पेप्सिन वर्किंग इन स्टोमक कैविटी इज डैश एंजाइम। जो हमारा स्टमक होता है ना, उस स्टमक को अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टमक के अंदर, सपोज मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमारा जो स्टमक है, इस स्टमक के अंदर जो कैविटी होती है स्टमक की, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये स्टमक है, और स्टमक की कैविटी के अंदर यहाँ पे जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। आपने बताना है कि ये जो पेप्सिन है, इस पेप्सिन का नेचर क्या है। पेप्सिन वर्किंग इन स्टमक कैविटी इज डैश एंजाइम, एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, या बोथ ए एंड सी। देखें, अगर आप स्टमक की बात कर रहे हैं तो ये बन तो सेल के अंदर रहा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये बन तो सेल के अंदर रहा है, लेकिन ये बाहर स्टमक की कैविटी में आके अपना काम कर रहा है। स्टमक की कैविटी के अंदर आ रहा है तो मतलब कि ये बाहर आके काम कर रहा है। और ऐसे एंजाइम जो बनते हैं एक सेल में लेकिन वो बाहर आके काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है ये एक्सो एंजाइम। तो इन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज द एक्सो एंजाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें जी, यहाँ से देख लेते हैं एक और एमसीक्यूज। यहाँ हमेशा करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे देखते हैं सीरीज़ वाइज एमसीक्यूज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे दो और एमसीक्यूज़ है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखें यहाँ पे ऐसे एक और एमसीक्यूज़ है, द रिएक्टेंट ऑन विच एंजाइम वर्क आर। वो चीज़ें जिनके ऊपर एंजाइम काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट्स, मेटाबोलाइट्स, या कैटाबोलाइट्स। देखें, ये एमसीक्यू तो पढ़ते ही आपके जहन के अंदर एक ही बात आई होगी कि भाई रिएक्टेंट जो एंजाइम के होते हैं जिसके ऊपर वो वर्क करते हैं, या वो चीज़ें जो एक्टिव साइड पे जाके बाइंड होती है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, तो उन्हें आप क्या नाम देते हैं? आप नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। तो आपको ज़्यादा ऑप्शन और ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली अगर पता होगा एंजाइम्स का तो आपको पता होगा वो सबस्ट्रेट होते हैं जो कि एंजाइम्स जिसके ऊपर काम करते हैं। कॉन्सेप्ट सही है? एक और एमसीक्यूज है कि एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द डैश ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। ये भी इजी सवाल है। क्यों? क्योंकि इस सवाल का लेक्चर अगर आपने देखा हो तो आपको ऑटोमेटिकली सवाल पढ़ते ही आपके जहन के अंदर यहाँ पे एक वर्ड आया होगा, ऐसे ना, एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी को कम नहीं करते एंजाइम, हीट एनर्जी भी नहीं होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम कैसे काम करते हैं भाई? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करते हैं ना, तो वो लोअर डाउन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, तभी ये काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, सी। सही है? क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटेचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड। अभी ये एक सवाल आया है फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। मैंने आपको
एंजाइम का स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ से ये सवाल है। जैसे कि क्या पूछ रहा है कि नॉन प्रोटीन है बट इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो हमें पता है कि कॉन्जुगेटेड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, ऐसे ना, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ऐसे। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर कहलाता है, नंबर 1। और ये जो कोफैक्टर होता है, इस कोफैक्टर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक कोफैक्टर होगा ऑर्गेनिक, होगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को कहा जाता है एक्टिवेटर, आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो और ऑर्गेनिक दो टाइप के होते हैं, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, सही हो गया ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक। नॉन प्रोटीन तो है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है, डिटेचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है एक्टिवेटर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या एपोएंजाइम। एपोएंजाइम तो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का, सही है ना। कोएंजाइम जो होता है वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक पार्ट होता है। बाकी रहा एक ही, दैट इज टर्म्ड एज द एक्टिवेटर। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए भाई, इट शुड बी एक्टिवेटर, सही है। सो नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटेचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एक्टिवेटर। मेटालिक आयन बताया हुआ है मैंने लेक्चर में। एक और है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड। अभी कॉन्जुगेटेड एंजाइम है लेकिन उनके ऊपर कोफैक्टर नहीं बताया गया। मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, देखें यहाँ पे, ये मैंने कॉन्जुगेटेड एंजाइम बताया हुआ है आपको। कॉन्जुगेटेड एंजाइम एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को तो कोफैक्टर कहते हैं, प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ, इट विल बी टर्म्ड एज एपोएंजाइम, सही है। तो देखें एपोएंजाइम कहीं पे है ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे है प्रोटोएंजाइम, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, कोएंजाइम। सो क्या आंसर आना चाहिए, सूटेबल आंसर, दैट शुड बी एपोएंजाइम। सो दिस इज एपोएंजाइम, सही हो गया। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, सॉरी कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। बहुत ज़्यादा इजी है। आप एमसीक्यूज के गेम को समझें, आप एमसीक्यूज के गेम को समझेंगे तो फिर आपको कामयाब होने से किसी भी टेस्ट के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। एक और है, व्हाट इज ट्रू अबाउट एनएडी एंड एफएडी। इनमें से क्या स्टेटमेंट है या क्या ऑप्शन है जो ट्रू है एनएडी और एफएडी के लिए। सबसे पहले एनएडी और एफएडी क्या होते हैं भाई, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एंजाइम की हेल्प करते हैं और आगे जाके ये रिएक्ट करते हैं। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम का, उसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसमें एनएडी और एफएडी आते हैं। तो एनएडी एफएडी क्या है, कोएंजाइम है, डिटेचेबल है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ऑल ऑफ देम। अगर आप गौर से देखेंगे तो एनएडी और एफएडी नंबर 1 ये है कोएंजाइम, और कोएंजाइम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। लेकिन मसला ये है कि ये जो कोएंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं वो डिटेचेबल होते हैं एक्टिवेटर की तरह। जैसे कि मैंने आपको एक्टिवेटर के बारे में बताया ना, मेटालिक आयन, उनकी तरह ये डिटेचेबल होते हैं। मतलब कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ऐसे ना। तो एनएडी एफएडी कोएंजाइम भी है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक फैक्टर भी है, कोफैक्टर, और ये डिटेचेबल भी होते हैं। एक बार तो अटैच हो जाते हैं फिर बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि एक्टिवेटर्स करते हैं। सो ऑप्शन लास्ट रह जाता है डी, दैट इज ऑल ऑफ देम। सो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ देम। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि कई कैसे एमसीक्यूज को सोल्व करना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। एक और एमसीक्यूज है हमारे पास, इन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज डैश। एक एक्टिवेटेड एंजाइम है वो पॉलीपेप्टाइड चेन भी कंटेनिंग है, मतलब कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, कोफैक्टर भी कंटेनिंग है। तो आपने ये बताना है कि ये क्या होता है। इनमें से ऑप्शन आपने देखना है, होलो एंजाइम होते हैं वो एपोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम होते हैं या एंडो एंजाइम होते हैं। देखिए आपके बुक के अंदर ये पूरी की पूरी लाइन बताई गई है। अगर आप रीडिंग में देखेंगे तो वहाँ पे एक लास्ट में लाइन बताई गई स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन वाले टॉपिक में कि इन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम। तो इसका सुइटेबल आंसर क्या होना चाहिए भाई, इट शुड बी होलो एंजाइम, ये इसका सुइटेबल आंसर है। एक और एमसीक्यूज है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्ट विद एंजाइम 8। अभी आप अपना दिमाग लगाएं सबसे पहले कि भाई एक था कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, एक था नॉन कॉम्पिटिटिव, एक था अनकॉम्पिटिटिव। सो जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है वो तो एक्टिव साइट पे जाके अटैच होता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कहाँ पे अटैच होगा, आपके ऑप्शन है एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट, या एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तब ये अटैच होगा, या पैसिव साइट जब बनेगी एंजाइम की वहाँ पे अटैच होगी। ये पैसिव साइट क्या है, ये कुछ भी नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आपके ऑप्शन है एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड पैसिव साइट। सो आपको पता है नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कि ये कॉम्पिटिशन करते ही नहीं है,
किसके साथ कंपटीशन नहीं करते? सबस्ट्रेट के साथ। तो कॉमन सेंस की बात है, ये कहाँ पे अटैच होने चाहिए? दे शुड बी अटैचिंग अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। और आपको पता है अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट कौन सी साइट होती है? एलोस्टेरिक साइट। ये चीज़ें हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इन चीज़ों को समझने में कोई मुश्किलात नहीं होगी, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो एमसीक्यूज़ का गेम समझें, बार बार बताता रहता हूँ आपको इन चीज़ों के बारे में। एक और है हमारे पास, केमिकल सब्सटेंस दैट कैन रिएक्ट विद एन एंजाइम। क्या? केमिकल सब्सटेंस दैट कैन रिएक्ट विद एन एंजाइम फास्टर देन रियल सबस्ट्रेट एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। अभी ऐसे एमसीक्यूज़ को समझे। एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ फास्टर देन रियल सबस्ट्रेट, रियल सबस्ट्रेट से ज़्यादा जो ना फास्ट वो रिएक्ट करता है, एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो आप उसे क्या नाम देंगे? आप उसे नाम देंगे एक्टिवेटर का, इनहिबिटर का, कोएंजाइम का या एक्सेलरेटर का। एक्टिवेटर जो होता है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता एंजाइम के साथ, बल्कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट को बढ़ाता है, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट। और कोएंजाइम क्या होता है? ये तो कोफैक्टर होता है। कौन सा कोफैक्टर होता है भाई? ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, एनएडी और एफएडी। एक्सेलरेटर और एक्टिवेटर एक ही बात होगी, तो ये ऑप्शन होगा इनहिबिटर। तो इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिएक्ट करेगा एंजाइम के साथ, लेकिन एंजाइम से फास्टर रिएक्ट करेगा, रियल सबस्ट्रेट से ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्योंकि सपोज ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, सपोज ये अगर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ना, लेकिन इसने रिएक्शन रियल सबस्ट्रेट से भी फास्टर किया। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला एमसीक्यूज है, लेकिन इसका सुइटेबल आंसर आना चाहिए इनहिबिटर। एक्टिवेटर नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेटर जस्ट ओनली एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, और वो प्रोडक्ट बनाने में एंजाइम की हेल्प करता है। बाकी इनहिबिटर क्या करता है? रियल सबस्ट्रेट से भी ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करता है, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो इसका सुइटेबल आंसर आना चाहिए इनहिबिटर्स। सही हो गया। एक और है हमारे पास के एन एंजाइम विच कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन वर्क अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल। अभी आप अपना कॉन्सेप्ट लगाए, देखें वो एंजाइम जो कि 2 से ज़्यादा 3-4 सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकते हैं, वो तो फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट कंटेनिंग हो गए। और आपको पता है फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट कौन सा मॉडल आपको बताया था? वो इंड्यूस फिट मॉडल बताता है। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब इनकी जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल नहीं, रिजिड है। और आपको पता है जब रिजिड एक्टिव साइट होती है तो वो आपको किसने बताया था? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आप कहेंगे सर लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि एन एंजाइम विच कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन वर्क अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल। ए लॉक एंड की, बी इंड्यूस फिट मॉडल, सी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एंड डी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी नहीं होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो मेम्ब्रेन का मॉडल होता है। लॉक एंड की मॉडल इज अ सुइटेबल वन। एंड इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है कि एक्टिव साइड जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, सबस्ट्रेट जो होते हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं एक एंजाइम के साथ, कोई एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी नहीं है। लेकिन लॉक एंड की मॉडल में जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी पे काम करते हैं। वो पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच करेगा। सो दैट्स व्हाई द सुइटेबल आंसर शुड बी लॉक एंड की मॉडल। सही हो गया भाई। एक और है कि अ कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एंजाइम ऑन परमानेंट बेसिस। एक कोफैक्टर तो है लेकिन वो टाइटली बाउंड हो जाता है और परमानेंट बेसिस पे होता है, उसके बाद वो निकलता नहीं है। आपके ऑप्शन है कोएंजाइम एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप, एपो एंजाइम एंड एक्टिवेटर। अगर आप एपो एंजाइम की बात करेंगे ये तो भाई कोफैक्टर नहीं होता, ये तो प्रोटीन पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का, ऐसे ना। और अगर आप कोएंजाइम की बात कर रहे हैं तो ये कोफैक्टर होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है और ये अटैच होने के बाद फिर ये डिटेचेबल होता है। और एक्टिवेटर जो होता है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, लेकिन ये भी डिटेचेबल होता है। लेकिन प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होता है वो परमानेंटली बाउंड हो जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम है पॉरफिरिन रिंग ऑफ द, वी कैन से पॉरफिरिन रिंग ऑफ द क्लोरोफिल, उसके बीच में जो मैग्नीशियम होता है वो प्रोस्टैटिक ग्रुप के तौर पे काम करता है। आपके बुक में इसका कंप्लीटली एक लाइन बताई गई है इसके बारे में। सही हो गया। तो ये इजी है। अ कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एंजाइम ऑन परमानेंट बेसिस इज प्रोस्टैटिक ग्रुप, वो टाइटली बाउंड होता है। एक यहाँ पे देखिए तस्वीर को देखें, दिस फिगर रिप्रेजेंट द इनहिबिटर। ये इनहिबिटर है जो ग्रीन कलर में है, ये एंजाइम हो गया हमारा, ये सबस्ट्रेट हो गया। तो आपने डिटेक्ट करना है कि ये इनहिबिटर क्या है। सही है।
इस इनहिबिटर को डिटेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या सबस्ट्रेट, अच्छा ऐसा कोई भी सवाल आ जाए ना तो आपने सबस्ट्रेट और इनहिबिटर को देखना है सबसे पहले कि उनकी शेप दोनों की सेम तो नहीं है, दोनों मिमिक तो नहीं है एक दूसरे के। अगर मिमिक होंगे तो समझ जाइएगा भाई ये कॉम्पिटिशन करेंगे आपस में, सही है। लेकिन देखें इसकी आप शेप देख लें कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम से, लेकिन ये देखें थोड़ा अजीब शेप का है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्पिटिशन तो करेंगे नहीं। और फिर आपने देखना है कि भाई ये अटैच कहाँ पे हो रहा है, ये तो एलोस्टेरिक साइड पे अटैच हो रहा है, एक्टिव साइड पे तो अटैच नहीं हो रहा। और आपको पता है एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होने वाले जो हमारे पास इनहिबिटर होते हैं क्या कहते हैं हम, नॉन कॉम्पिटेटिव कहते हैं। तो ऑप्शन है देखिए कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, नन ऑफ दीज। कॉम्पिटेटिव एक्टिव साइड पे अटैच करेगा, ये देखिए एलोस्टेरिक साइड पे अटैच कर रहा है तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। अनकॉम्पिटेटिव कब रिएक्ट करेगा, जब ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि दिस शुड बी नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो देट इज अबाउट दी एमसीक्यूज। एंजाइम के एमसीक्यूज थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पास्ट पेपर्स में बताए गए हैं, डिफरेंट ईयर्स में जो पास्ट पेपर आए उनमें से मैंने सवाल कुछ यहाँ पे कलेक्ट किए और कुछ सवाल मैंने खुद बनाए। तो अब अच्छे से देखें इनको। दिस एंजाइम वर्क्स इन एसिडिक पीएच इन इट्स ऑप्टिमम पीएच इज डैश। मतलब कि इनमें से एक एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे काम करता है और उसकी ऑप्टिमम पीएच आपने बतानी है। मतलब कि एक सवाल के अंदर आपको दो आंसर देने हैं, एक तो आपने एंजाइम बताना है और दूसरा उसकी ऑप्टिमम पीएच बतानी है। तो एसिडिक कंडीशन में ट्राइप्सिन काम करता है, तो आप दिमाग लगाएंगे नहीं सर ट्राइप्सिन तो बेसिक इन्वायरमेंट में काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनियम पार्ट में, ऐसे है ना। और उसकी ऑप्टिमम पीएच 8 है। आप कहेंगे सर ठीक है ये सूटेबल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक जो ना इन्वायरमेंट में एसिडिक पीएच में काम करने वाला एंजाइम है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन बी है पेप्सिन और उसकी ऑप्टिमम पीएच 8। आप कहेंगे ठीक है सर एसिडिक पीएच में पेप्सिन काम करता है, एक तो ऑप्शन आ गया, दूसरा ऑप्शन सर मैच नहीं हो रहा। दूसरा आना चाहिए कि उसकी पीएच ऑप्टिमम कितनी। सर पेप्सिन की पीएच तो बहुत कम होती है क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट है ना, तो 8 तो होगी नहीं, तो उसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप कहेंगे सर ट्राइप्सिन तो बेसिक इन नेचर होता है, उसकी 1.4 तो होती नहीं है पीएच, क्योंकि ट्राइप्सिन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच 7 to 8 होती है, सही है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अभी ऑप्शन अगर आप डी देखेंगे तो आपको सुइटेबल लगेगा कि भाई पेप्सिन एसिडिक पीएच में काम करने वाला एंजाइम है और इसकी ऑप्टिमम पीएच 1.4 है, आपके बुक में बताई गई है। तो सुइटेबल आंसर क्या होना चाहिए, डी। सो द डी इज द सुइटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही हो गया। ओके, एक और 15 नंबर MCQs है। As it is estimated that on every 10 degree rise in temperature can increase rate of reaction twice। हमें पता है ये कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। सो इफ़ अ रिएक्शन अकरिंग एट 10 डिग्री हैविंग रेट 2 मोल पर सेकेंड, वाट विल बी रेट एट 60 डिग्रीज। अभी ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है कि भाई एक रिएक्शन हो रहा है 10 डिग्री पे और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है 2 मोल पर सेकेंड, ऐसे है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि अचानक से अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें 60 डिग्री, तो आप अभी बताएं कि इसका कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट पता है क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है कि सर 10 डिग्री पे 2 मोल होगा, 20 डिग्री पे इसका डबल होना चाहिए दैट इज 4 मोल, और 30 डिग्री पे इसका डबल होना चाहिए मतलब कि 8 मोल, और 30 से 40 डिग्री पे इसका डबल होना चाहिए मतलब कि 16 मोल, और 50 पे इसका डबल होना चाहिए मतलब कि 32 मोल, और 60 पे इसका डबल होना चाहिए मतलब कि 64 मोल्स। आप कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप कहेंगे कि सर हमें ये बताया गया है कि 10 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कितनी मरतबा टेम्परेचर बढ़ रहा है, 10 मरतबा, 1, 10 मरतबा, 2, 3, 4, 5 मरतबा टेम्परेचर बढ़ गया 10 और 60 के बीच में। जो टेम्परेचर बढ़ा है वो 5 टाइम्स बढ़ा है। तो सर एक अगर 10 डिग्री पे 2 है तो मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे आपने करना है। आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि सर जो है ना वो 60 डिग्री पे 12 मोल्स होने चाहिए। भाई 12 मोल्स नहीं होंगे। हमने डायरेक्टली टेम्परेचर की बात की है ना, तो हर टेम्परेचर डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा, समझिएगा, ऐसे नहीं होगा।
होगा, आप 12 लगाएंगे कि सर 12 होगा, क्योंकि 10 पे 2 हो रहा है तो कॉमन सेंस से 60 पे जो होगा ना वो 12 होगा, 12 मोल। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, आपने ग्रेजुअल इंक्रीज़ करना, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज़ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 10 डिग्री पे 2 है तो 20 में 4 होंगे, 30 पे 8 होगा, 40 पे 16 और 50 पे 32 और 60 डिग्री पे 64 मोल पर सेकंड होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। ये डबल होता जाता है, सही है ना। ऐसे सवाल आएंगे ना तो आपने ऐसे करना है, 12 नहीं आएगा। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 12 आना चाहिए, क्योंकि 10 डिग्री पे 2 मोल है तो 60 पे तो 12 आना चाहिए भाई, 12 नहीं आएंगे। इट शुड बी 64 मोल्स। कहीं पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको 64 मोल्स, देखें तो आप कहेंगे कि सर ये नहीं है, ये नहीं है, तो 64 मोल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ द आंसर, इट इज़ 64 मोल्स। सो कॉन्सेप्ट आपने सही करना है इसका। अच्छा, एक और यहाँ पे बताया गया है, दैट इज़ इफ़ प्रोटीएज एंजाइम डाइजेस्ट। एक प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और वो जो प्रोटीएज एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। 0.25 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं प्रोटीज एंजाइम की वजह से मदद से 20 डिग्री पे। देन हाउ मच प्रोटीन्स वुड बी डाइजेस्टेड 30 डिग्री। इसी के साथ रिलेटेड है, मतलब कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे टेम्परेचर क्या होगा, डबल होगा ना, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा ना। तो अगर 20 डिग्री पे 0.25 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं तो मतलब कि 30 डिग्री पे डबल होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा तो इसका मतलब ये होगा प्रोडक्ट भी डबल बनेगा। तो ऑप्शन है 0.1 ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.25 ग्राम या 5 ग्राम। तो पता है सूटेबल आंसर क्या होगा, 0.25 ग्राम का डबल क्या होगा, आप कहेंगे 0.25 ग्राम का डबल होगा 0.5 ग्राम। तो यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा है 0.5 ग्राम, इट शुड बी 0.5 ग्राम आंसर। अभी आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा सर, ये अलग तरीके से। तो भाई समझ में क्यों नहीं आएगा, ये तो बहुत ईजी है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे बताया गया है कि 0.25 ग्राम कितने पे, 20 डिग्री पे, और हर 10 डिग्री बढ़ाने पे टेम्परेचर हो जाएगा डबल। तो 30 आपने कर दिया, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डबल। तो अगर आपने 30 डिग्री कर दिया तो डबल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कि 0.25 ग्राम जो होंगे वो 0.5 ग्राम होना शुरू हो जाएंगे। मतलब 30 पे इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतने प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी के साथ रिलेटेड ऑप्शन आना चाहिए 0.5 ग्राम। सो दैट इज़ द आंसर। और आगे एक और चीज़ बताई गई है, एक और MCQs है, उस MCQs को देखते हैं। सो द MCQs इज इन फीडबैक इनिबिशन मेटाबॉलिक पाथवे इज स्विच्ड बाय। फीडबैक इनिबिशन हमने पढ़ा था ना, तो उस फीडबैक इनिबिशन के अंदर जो मेटाबॉलिक एक पाथवे था, लंबा सा पाथवे था, ए में से बी बन रहा था, बी में से सी, सी में से डी, E1 E2 E3 एंजाइम काम कर रहे, फिर जो एंड प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या कर रहा था, आपको बताया था ना मैंने फीडबैक इनिबिशन। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इन फीडबैक इनिबिशन अ मेटाबॉलिक पाथवे स्विच्ड बाय, उसको स्विच कौन करता है, उसको रोकता कौन, स्टॉप कौन करता है। तो इनिशियल सबस्ट्रेट। आप कहेंगे सर इनिशियल सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट्स, सर ये तो नया वर्ड हमने सुन लिया। फाइनल प्रोडक्ट, हाँ ये सुइटेबल है, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जब कोई भी फीडबैक इनिबिशन होती है तो मेटाबॉलिक पाथवे में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो जाता है फर्स्ट एंजाइम को कर देता है ब्लॉक, और ब्लॉक होने के बाद वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जाता है स्टॉप। सो द आंसर शुड बी फाइनल प्रोडक्ट। इन फीडबैक इनिबिशन अ मेटाबॉलिक पाथवे स्विच्ड बाय फाइनल प्रोडक्ट। कौन स्विच करता है भाई, फाइनल प्रोडक्ट स्विच करता है। सही हो गया। आगे बताया गया है फॉलोइंग एंजाइम इज क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो सबस्ट्रेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एक ऐसा होगा जो कि सबस्ट्रेट के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया, बाकी होंगे। तो आपको पता है दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है एंजाइम की, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स। माल्टेज, तो आप कहेंगे सर माल्टेज तो सबस्ट्रेट के बेसिस पे हो गया क्योंकि माल्टोस को तोड़ता है। सक्रेज, तो आप कहेंगे सर सक्रेज भी तो सबस्ट्रेट के बेसिस पे हो गया क्योंकि ये सक्रोज जो है ना वो उसको तोड़ता है। लाइगेज, आप कहेंगे सर नहीं लाइगेज टाइप का तो कोई, लाइगोज टाइप का कोई होता है प्रोडक्ट, बताएं वाला ऐसी कोई शुगर है जो कि लाइगोज हो, जैसे कि सक्रेज सक्रोज को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, लाइगोज होता है। तो आपके नहीं सर ये थोड़ा सा इनके साथ रिलेटेड नहीं नजर आ रहा। अच्छा डीएनएज, देखिए आपको बता रहा है सबस्ट्रेट के बेसिस पे कि डीएनएज डीएनए को तोड़ेगा। तो लाइगेज किस कैटेगरी में आएगा, ये रिएक्शन है लाइगेज।
लाइगेज एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं, कंडेंसेशन का काम करते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, वो लाइगेज से ताल्लुक रखते हैं। तो रिएक्शन के बेसिस पे होगा ना इसकी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, फॉलोइंग एंजाइम इज क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एक्सेप्ट, ये भी सबस्ट्रेट के बेसिस पे, ये भी सबस्ट्रेट के बेसिस पे, ये भी सबस्ट्रेट के बेसिस, लेकिन ये सबस्ट्रेट के बेसिस पे नहीं है। तो द सुइटेबल आंसर शुड बी लाइगेज। सही हो गया भाई। आगे एक और है, कंपाउंड दैट अटैच्ड टू साइट ऑफ एंजाइम अवे फ्रॉम इट्स एक्टिव साइट एंड इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एन डैश। तो आपको पूछा गया है कि भाई एक सबस्ट्रेट है, क्या है, एक सबस्ट्रेट में एक कंपाउंड है, ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट। सही है, कौन सी साइट है भाई, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट से दूर जो भी साइट होती है उसे आप क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक साइट। तो ये क्या कर रहा है, एलोस्टेरिक साइड, मतलब अवे फ्रॉम एक्टिव साइड, मतलब कि एलोस्टेरिक साइड पर अटैच हो रहा है। अटैच होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने वाले को आप नाम देते हैं एक्टिवेटर। ऐसे ना, आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ ये। तो यहाँ से ही आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, इट शुड बी एलोस्टेरिक। एक तो अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड अटैच हो रहा है एलोस्टेरिक, और दूसरा इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो नाम आ जाएगा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। यहाँ पे देखें एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का कहीं पे ऑप्शन है। सो ऑप्शन 1 है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, एलोस्टेरिक इनिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एंड कॉम्पिटिटिव एक्टिवेटर। तो ये सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में से एक आना चाहिए। कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एक्टिव साइट के ऊपर काम करता है, कॉम्पिटिटिव एक्टिवेटर अगर होगा भी सही तो वो एक्टिव साइट पे अटैक करेगा। लेकिन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर इज अ सुइटेबल आंसर, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि भाई ये सुइटेबल आंसर होना चाहिए, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। सही है। और 20 नंबर एमसीक्यूज है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। भाई वो बैक्टीरिया जो थर्मोफिलिक होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए उनके एंजाइम का। ये तो बुक की लाइन है भाई, ये तो बुक की लाइन है। 60 डिग्री नहीं है भाई, 70 डिग्री, 37 डिग्री नहीं है भाई, 120 डिग्री नहीं। 37 तो ह्यूमन की होती है, 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, 120 तो और ज़्यादा हो गया, तो 70 इज़ द सुइटेबल आंसर। आपके बुक में ये तो लाइन बताएगी, रट्टाफिकेशन है। सही है। एक और एमसीक्यूज करते हैं जो कि 2019 के एमडी गेट में आ चुका है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लेंदी है ये सवाल, और ये सवाल 2019 के एमडी गेट में आ चुका है, तो इस सवाल को समझने की कोशिश करें। 21 एमसीक्यूज है। देखिए, मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि आपका लेक्चर के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको रीडिंग से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, और फिर उसके एमसीक्यूज़ बनाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ इनके बारे में, तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो देखें, यहाँ पे एक सवाल है हमारे पास, अ स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली इनगल्फ द टॉक्सिक कंपाउंड ए। एक केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, और वो बंदा क्या करता है, उसको पता ही नहीं चला बेचारे को, और उसने एक कंपाउंड खा लिया, मिस्टेकनली इनगल्फ कर लिया ए, विच वाज पोटेंट इनिबिटर ऑफ सर्टेन एंजाइम। वो एक एंजाइम का इनिबिटर था। ही वॉज इमीडिएटली बोट टू हॉस्पिटल, और जल्द अज जल्द उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वेयर डॉक्टर्स इंजेक्टेड इंट्रावेनियसली में वीन के अंदर डॉक्टर ने इंजेक्ट किया सबस्ट्रेट बी टू मिनिमाइजिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए जो था उसका टॉक्सिक इफेक्ट खत्म करने के लिए बी जो था सबस्ट्रेट वो इंट्रावेनियसली बॉडी में इंजेक्ट किया। हिज लाइफ वाज सेव्ड, उस बंदे की लाइफ सेव हो गई फ्रॉम सीरियस डैमेज। द ट्रीटमेंट मेथड शोज दैट कंपाउंड ए वाज अ डैश इनिबिटर। अभी इस क्वेश्चन में से आपको ये मालूम करना है कि ये जो कंपाउंड ए है जो कि एंजाइम को इनिबिट कर रहा था वो क्या है। आपको डेटा दी गई है, इस डेटा के बेसिस पे आपने बताया। 2019 का ये सवाल है एमडी गेट का, वहाँ पे आ चुका है। तो क्या बताया गया है, ए के सबस्ट्रेट ए, सही है, वो एक सर्टेन एंजाइम को इनिबिट कर रहा है। ये सर्टेन एंजाइम सपोज इसको ये कर रहा है इनिबिट, सही है। इनिबिट करने के बाद हम इसका अफेक्ट रिड्यूस करने के लिए सबस्ट्रेट बी दे रहे हैं, सही ना, इसका अफेक्ट रिड्यूस करने के लिए। तो सबस्ट्रेट बी जैसे ही इंट्रावीनियसली हम इंजेक्ट करेंगे तो वो मिनिमाइज कर देगा इसका अफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम ए क्या होना चाहिए। सपोज अगर एंजाइम ए ने एक्टिव साइट ब्लॉक कर दी और हमने जैसे ही बी को बढ़ा दिया, तो बी ने क्या किया, बी की कंसंट्रेशन बढ़ते ही जो ए था एंजाइम के ऊपर वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब ए इनिबिटर ए वो एक्टिव साइट पे अटैच होगा और बी सबस्ट्रेट है इस एंजाइम का।
ये जो डॉक्टर ने बी लगाया है ना, वो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। और आपको पता है जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो ये जो इनहिबिशन है वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो ये इनहिबिशन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये जो ए है वो कैसा इनहिबिटर है, एक्टिव साइट पे अटैच होगा ये, और मिमिक होगा सबस्ट्रेट का, एक्टिव साइट पे अटैच होगा, मतलब कि कॉम्पिटिटिव। और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाने से, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाने से क्या हो रहा है, जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये धूम दबा के भाग जाएगा, भागेगा मतलब रिवर्सिबल, एक्टिव साइड पे अटैच होगा, कॉम्पिटेटिव। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा सवाल है। तो सबस्ट्रेट ए जो इस बंदे ने टॉक्सिक कंपाउंड खाया था वो इनहिबिटर था, एक्टिव साइट पे अटैच हो गया। जब आपने बी का कंसंट्रेशन बढ़ाया बॉडी के अंदर तो इसका जो अफेक्ट था टॉक्सिक वो मिनिमाइज हो गया। इसका मतलब बी एक्चुअल सबस्ट्रेट है इस एंजाइम का, और जो ए है वो इनहिबिटर है जो कि इसका मिमिक था, वो एक्टिव साइट पे अटैच हो गया। और जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ी बी की तो कंसंट्रेशन की वजह से ये बाहर निकल गया, बाहर निकल गया मतलब कि रिवर्सिबल, और एक्टिव साइट पे तो मतलब कि कॉम्पिटेटिव। देखिए कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल कहीं पे है इसका ऑप्शन। टेम्परेचर सेंसिटिव इरिवर्सिबल नहीं होगा, टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होगा, कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल है, नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल नहीं होगा। सो द ऑप्शन शुड बी कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल। मतलब कि ये एक्टिव साइड पे तो अटैच होगा, लेकिन एक्टिव साइड पे अटैच होने के बाद ये निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो कहेंगे रिवर्सिबल, और एक्टिव साइड पे अटैच होगा। सो दैट इज अबाउट द एमसीक्यूज। एंड हम यहाँ पे करेंगे द एंड ऑफ चैप्टर एंजाइम्स। उसका हमने लेक्चर भी पढ़ लिया और उसके हमने एमसीक्यूज भी आज अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिए, एंड सो ऑन।